देखिए, अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं दोनों ही सदनों की। लोकसभा राज्यसभा में सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संविधान दिवस पर आज चर्चा का दिन और दोनों ही सदनों में उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। स्पीकर साहब, जो 2023 को आई तो इनका क्या होगा? प्रश्नकाल 261 श्री कंवर सिंह तंवर। 261। माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूं, जिसके in thwarting their malicious, sinister plans. Honorable members, let us take a moment to remember and honor the brave souls who lost their lives on that tragic day. This day should also serve as a stark reminder of the need for vigilance and unity in the face of challenges to our national security. We must remain steadfast in our resolve to protect the sovereignty of our nation and ensure that the ideals of peace, liberty, justice, and democracy prevail and blossom. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in that terror attack. और इसी प्रकार जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है वो भी घटकर 21.4% आ गई है और निरंतर टीबी के इंसिडेंट्स और टीबी की मोर्टेलिटी को घटाने के हमारे प्रयास सभी राज्यों में चल रहे हैं। अभी गत 7 दिसंबर को हमने एक 100 दिवसीय इंटेंसिफाइड कैंपेन की शुरुआत की, जिसके जरिए ये हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के अंदर 347 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर हमारे जो हाई बर्डन एरियाज हैं उसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसको ज़्यादा जोखिम है, उस वल्नरेबल पॉपुलेशन की हम मैपिंग कर रहे हैं और ऐसे तमाम लोग जैसे कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं या हमारे डायबिटिक लोग हैं या PLHIVs हैं या स्मोकर्स या अल्कोहलिक्स हैं, ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन के बीच में जाकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, अर्ली डायग्नोसिस की जा रही है और उनको हम ट्रीटमेंट पे डालने का काम कर रहे हैं और उनको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी माननीय सांसदगण को भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये 100 दिवसीय जो हमने इंटेंसिफाइड कैंपेन लॉन्च किया है, जो 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक वर्ल्ड टीबी डे तक चलेगा, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और अपने क्षेत्र में यदि 347 जिलों में से कोई है तो उसमें आप बढ़ चढ़कर लोगों की अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हमारी मदद करें। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्रालय टीबी सेवा वितरण को आयुष्मान आयोग मंदिरों तक विकेंद्रीकृत करने की योजना बना रहा है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा टीबी एलिमिनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें हम NHM के तहत RCH फ्लेक्सी पूल में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको फंड्स रिलीज करते हैं और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमारी डायग्नोसिस की फैसिलिटी है उसको हम दे रहे हैं। यानी सामान्य जनता की यदि हमें टीबी इन्फेक्शन की जांच करनी है तो ये वहाँ पर हो सकती है और PHC CHC पे इसके सैंपल की हम एनालिसिस भी कर सकते हैं और उन्हें जो उपचार के लिए दवाएं, डायग्नोस्टिक्स जो भी चाहिए
जो हमारे सामान्य टीबी पेशेंट्स हैं या जो हमारे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स हैं, उन्हें हमारे राज्यों के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जो हमारे पीएचसी, सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहां ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। श्री माननीय बरतरवी महताब जी। Thank you, sir. After listening to the exhaustive answer by the Honorable Minister, my question is, in response to evolving medical insights, the National Tuberculosis Elimination Program introduced comprehensive care packages and decentralized TB services, which include an expanded rollout of shorter oral regimen for patients with drug-resistant TB. Has the program prioritized minimizing treatment delays and enhancing the quality of TB care with a specific focus on addressing coexisting health conditions such as malnutrition, diabetes, HIV, and substance abuse through a differentiated care approach and by focus of the NTEP's approach, as the program significantly has expanded access to TB preventive treatment? So we do adopt a differentiated TB care approach. Once we identify whether the patient is TB infected or the patient is an active TB case, if it is a case of TB infection, we offer preventive treatment, and if it is an active case, then we adopt a differentiated approach, which is for the high-risk patients or the drug-resistant TB patients. We have different regimens which are offered to them. And you've asked a question about, shorter regimen. Yes, sir. I would like to mention that we have 3 types of regimens, sir. We have a longer regimen, which used to be for a duration of 20 months. Then we came up with a shorter duration, which was for 9 to 11 months. And there have been better treatment outcome for the shorter regimen, which was for 9 to 11 months. The treatment rates have improved from 68% to 75%. Also, on the 1st of November, we have come up with another even shorter and more effective regimen, which is for a duration of only 6 months. We have introduced it, and we will be implementing it very soon for our drug-resistant TB patients. Shri K.C. Venugopal. Thank you, Speaker, sir. There is a growing concern all over the country on the TB cases nowadays. Now, India accounted for 26% of TB cases in 2023. That globally, our country is the #1 country on TB cases. With what specific measures are being implemented to reduce the alarming figure? Sir, in my constituency, I took the meeting of Disha. I found out that the exact treatment, identification of the patient, and early detection and proper examinations, lack of fund is there everywhere. Government is already mentioned that the program already implemented, NHM is already monitoring all the things. But in the field, the reality is that in my own constituency, I thought that mortality rate is increasing. Maybe some other disease will be there, but also the reasons. But the mortality rate is increasing. My question, the study calls for increased investment in TB cases, case detection and effective treatment, including for drug-resistant TB. What is the current allocation for this area under the National TB Elimination Program? And how does the ministry plan to scale up efforts to meet the 2025 elimination goal? This is to be taken as serious. Sir, insofar as the budgetary allocation is concerned, it used to be only 640 crores in the year 2014-15. We increased it up to 3,400 crores by the year 2021-22. And beyond 2022-23 onwards, we have started releasing the funds under NHM as part of the RCH Flexi Pool, and this includes TB as well. Insofar as India's performance is concerned, I have already stated in my first reply, sir, that because of the intensified efforts that the government is making, our incidence rate is declining, and it is better than the global rate of decline. Mortalities have also declined. The expansion of treatment coverage has also increased by 32% in India. It used to be 53%, and then it went up to 85% in the year 2023.
And we are providing nutritional supplement. So we have also enhanced the amount that we provide to the patients through DBT. It used to be rupees 500. Now we have enhanced it to rupees 1,000. We also have 1.8 lakh Nikshay Mitras. This is basically an attempt to involve the community. And once again, I appeal to the Honorable MP that in his own particular constituency, please cooperate and involve yourself in the 100 days intensified campaign so that more and more patients could be identified, especially those who are part of the vulnerable population, which will include the elderly.